नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजू टेम्पल पर। यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। शॉर्ट में इसको बोलेंगे CNT एक्ट 1908। ये टॉपिक काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाता है JPSC और JSSC में, खास करके JPSC के PT में 5 से 7 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ना देखना बहुत ज़रूरी है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट एक भूमि सुधार कानून है जो लागू कब हुआ? 11 नवंबर 1908 को। इसका उद्देश्य है आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा रोकना, भूमि संबंधी लूट और विवाद को खत्म करना, सभी प्रकार की ज़मीन को संरक्षण प्रदान करना। सभी प्रकार की ज़मीन का मतलब है यहाँ पर 5 प्रकार का ज़मीन जो छोटा नागपुर में पाया जाता है मुख्य रूप से। वह है खुटकट्टी ज़मीन, भूइंहर ज़मीन, राजहंस ज़मीन, मंझियर ज़मीन और कोड़कर ज़मीन। तो जो मुंडाओं की ज़मीन है उसको खुटकट्टी ज़मीन कहा जाता है, उरांव की ज़मीन को भूइंहर ज़मीन कहते हैं और राजाओं की ज़मीन को राजहंस ज़मीन कहा जाता है। इसी तरह ज़मींदारों की ज़मीन मंझियर ज़मीन कहलाती है और सदानों की ज़मीन कोड़कर। और यहाँ की ज़मीन को बाहरी लोगों से बचाना। यह कानून वर्तमान समय में झारखंड में कहाँ लागू है? तो यह वर्तमान समय में 4 प्रमंडलों में लागू है। वो 4 प्रमंडल हैं उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू तथा कोल्हान प्रमंडल। तो केवल संथाल परगना को छोड़कर बाकी सभी प्रमंडलों में यह कानून लागू है। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं और ये रहा संथाल परगना एरिया। इसको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी बचा नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। इन सब 4 प्रमंडलों में यह कानून लागू है। तो झारखंड में 24 ज़िले हैं, उसमें से 6 ज़िले संथाल परगना के हैं, तो इसको माइनस कर दें तो बचा 18 ज़िला। तो 18 ज़िले में यह कानून लागू है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम, है ना। तो इसका बैकग्राउंड पलासी के युद्ध से स्टार्ट होता है। पलासी का युद्ध जो था वह 1757 में हुआ था और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व उस समय कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला। तो इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और इससे क्या हुआ था कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का आंशिक रूप से अधिकार हो गया। बंगाल उस समय बंगाल सूबा था जिसके अंदर बिहार, झारखंड, बंगाल, थोड़ा बहुत साउथ यूपी और बांग्लादेश का रीजन आता था। तो इसमें झारखंड इंक्लूड था। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मुगल प्लस नवाब की सेना के बीच हुआ। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मुगल और नवाबों की सेना थी। इसमें मुगल और नवाब की सेना हार गए थे। मुगल और नवाब की सेना की तरफ से कौन कौन थे? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई, जिसके चलते क्या हुआ कि पूरे बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इससे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो दीवानी और राजस्व अधिकार था वो
अंग्रेजी कंपनी के हाथ चला गया। इसके बाद 1765 में एक संधि हुई जिसको हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इससे क्या हुआ कि जो प्रशासनिक शक्ति था वह क्षेत्रीय राजाओं के पास रहा और जो दीवानी शक्ति था और राजस्व शक्ति वो अंग्रेज़ों के पास चला गया। मतलब जो स्थानीय राजा थे वो प्रशासन का कार्य देखते थे और टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेज़ों को कुछ खास रकम देते थे। इससे अंग्रेज़ों को आराम से पैसा मिलता था। उनका डायरेक्ट कांटेक्ट पर्सन पीपल जनता के साथ नहीं था। जनता के साथ नोकझोंक होना जो था वो होता था क्षेत्रीय राजाओं के साथ और आराम से अंग्रेज़ों को पैसा मिलता था। तो इससे मनमुटाव भी बढ़ता गया स्थानीय जो क्षेत्रीय राजा थे और जनता के बीच। तो हम कह सकते हैं कि 1765 में ही इलाहाबाद की संधि के बाद ही भूमि सुधार जो है झारखंड में स्टार्ट हो गया। 1771 में क्या हुआ कि यहाँ के एक नागवंशी शासक थे दर्प नारायण सिंह, काफ़ी फेमस रहे हैं। इन्होंने दीवानी सिस्टम को स्वीकार कर लिया और इसके तहत क्या हुआ कि उनको कुछ रकम सालाना तौर पर अंग्रेज़ों को देना था। कुछ दिन तो ऐसे ही चला, फिर नीलामी प्रथा लागू किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और नीलामी प्रथा के अंदर क्या होता था कि यदि आप सक्षम नहीं हैं उस रकम को, खास रकम को अंग्रेज़ों को देने के लिए, तो आपकी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी, कौड़ी के भाव बेच दी जाएगी, है ना। तो यही हुआ। 1787 में जो नागवंशी राजा थे उन्होंने नीलामी प्रथा स्वीकार कर ली। नीलामी प्रथा जब शुरू हो गई तो यहाँ के जो ज़मीन थे झारखंड के वो कौड़ी के भाव ज़मीन बिकने लगे, जिससे क्या हुआ साहूकार, ठेकेदार, महाजन आदि जो हैं ऐसे लोगों का जन्म हुआ। आदिवासियों का ज़मीन ये लोग खरीदते थे उनसे और उन्हीं से खेती करवाते थे, उन्हीं का शोषण करते थे। तो इससे भी असंतोष बढ़ते गया आदिवासियों का। ये नीलामी प्रथा स्वीकार की 1787 में और 1793 और 1805 का जो रेगुलेशन बना उसी के कारण हो विद्रोह हुआ और कोल विद्रोह हुआ। तो हो विद्रोह का काल लगभग था 1820-21, है ना, और कोल विद्रोह जो था वो था 1831-32 के आसपास। तो मुख्य रूप से कोल विद्रोह को दबाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए 1833 का रेगुलेशन 13 बना। 1833 का रेगुलेशन 13। उसके बाद 1834 में NWFA का निर्माण हुआ। NWFA क्या है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, जिसकी राजधानी बनाई गई बिशुनपुर, जिसको हम विल्किंसनगंज भी कहते हैं, जो अभी का रांची है। फिर 1837 में विल्किंसन रूल आया। NWFA का जो गठन हुआ था उसके हेड थे विल्किंसन और उन्होंने ही विल्किंसन रूल बनाया। विल्किंसन को लोग किसुन साहब से भी बुलाते थे, उनका उपनाम बन गया था किसुन साहब। फिर सरदारी विद्रोह चला 1858 से 1895 के बीच। तो सरदारी विद्रोह जो था वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया। इसका कारण ये था कि पहले इसका कोई नेता नहीं था, कोई दमदार, तो ये दिशाहीन हो गया था। फिर 1895 में क्या हुआ? बिरसा मुंडा का उद्भव। इन्होंने अपने आप को 1895 सिंगबोंगा का अवतार बताया। उन्होंने कहा कि सिंगबोंगा ने हमें आदेश दिया है कि दिकुओं और अंग्रेज़ों को भगाओ।
तो यहाँ से इनको एक नेता मिल गया और एक दिशा भी मिली। मजबूत व्यक्तित्व के हाथ में कमान चला गया विद्रोह का, जो थे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा जिनको कहते हैं, आबा, धरती आबा। 1897 में बंगाल टेनेंसी एक्ट बना और 1899-1900 में बिरसा का उलकुलान, बिरसा ने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। बीच बीच में अंग्रेज कुछ कुछ कानून लाते गए संतोष करने के लिए, लेकिन ये जो आदिवासी थे यहाँ के, वो संतुष्ट नहीं हुए और इस तरह ये विद्रोह चलता रहा। और हम कह सकते हैं कि जो बिरसा का जो विद्रोह हुआ, बिरसा आंदोलन, उसी के फलस्वरूप ही ये 1908 का CNT एक्ट बना। बिरसा आंदोलन के बाद 1902-1903 में लैंड सर्वे करवाया गया और इस लैंड सर्वे के आधार पर CNT एक्ट 1908 बना। उस समय भारत का गवर्नर या वायसराय लॉर्ड मिंटो II था। जो CNT एक्ट 1908 है, उसका जो ओरिजिनल नाम है वो है बंगाल रेगुलेशन 6 एक्ट 1908। ये एक्ट कैसे बना? इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के सेक्शन 5 धारा 5 को संशोधित किया गया और इसमें बंगाल रेगुलेशन 6 एक्ट 1908 जोड़ दिया गया। तो इससे क्या बना? हमारा जो अभी का CNT एक्ट है, ठीक ना। और CNT एक्ट की रूपरेखा तैयार की गई थी 3 लोगों के द्वारा मिलकर, मुख्य रूप से। उसमें सबसे मेन आदमी था जर्मन पादरी जॉन बाप्टिस्ट हॉफमैन। इसके साथ थे मिस्टर लिस्टर और मेजर हर्स्ट। तो CNT एक्ट का फादर, CNT एक्ट का जनक कहा जाता है जर्मन पादरी जॉन बाप्टिस्ट हॉफमैन को। CNT एक्ट 1908 को आदिवासियों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। आदिवासियों का मैग्ना कार्टा CNT एक्ट 1908 को कहा जाता है। ये जो CNT एक्ट है, इसमें कुल 19 अध्याय हैं, 271 धाराएं हैं और 2 अनुसूची है। 19 चैप्टर, 271 सेक्शन और 2 शेड्यूल। 1990 में 66वां संशोधन के माध्यम से इस एक्ट को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी संविधान में शामिल कर लिया गया। इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ वो हुआ 2016 में, और उसके अनुसार क्या किया गया, इसके अनुसार जो बदलाव किए गए वो थे, पहले ज़मीन की प्रकृति नहीं बदली जा सकती थी, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद ज़मीन की प्रकृति बदली जा सकती थी। पहले केवल कृषि कार्य के लिए भूमि का उपयोग होता था, अब ये अन्य कार्यों, व्यवसाय, कुछ निर्माण कार्य में भी इसका उपयोग कर सकते थे। तो ये एक बड़ा बदलाव था। दूसरी बात, मूल एक्ट के अनुसार सरकार द्वारा सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी, किंतु संशोधन के बाद जमीन का उपयोग खनन और उद्योग के साथ साथ आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन, कॉलेज आदि कार्यों के निर्माण के लिए, आदि कार्यों के लिए जमीन लिया जा सकता है। तो ये एक प्रमुख बदलाव था। तो आज का वीडियो इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि यदि हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिस आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद।